नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन जेईटी इन पावर सेक्टर ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसकी कौन-कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी हम फेस कर रहे हैं पावर सेक्टर में इसको इम्प्लीमेंटेशन में। आइए देखते हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण जो कार्बन एमिशन हो रहा है, उसको कम करने के लिए हम सब मतलब सारी कंट्रीज़ ये चाहती है कि उनका जो फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी एज़ अ एनर्जी सोर्स है, उसको वो स्विच करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में चला जाए। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि इतना बड़ा शिफ्ट करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ऑलरेडी डिपेंडेंट्स हैं, फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो जनरेशन हो रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली जैसे वहाँ के वर्कर हो गया, ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी सराउंडिंग्स की या फिर जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स है जो कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से डैमेज को अपोज़ करते हैं या फिर जो ऐसी कंपनीज़ है जैसे कि हमारे इंडियन में भी काफ़ी कंपनी है, रिलायंस, अडानी, एनटीपीसी, आईओसीएल जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है जिनका पूरा बिज़नेस। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको ऐसा शॉक ना लगे। मतलब ये किसी तरीके का फाइनेंशियल या फिर किसी तरीके का इकोनॉमिकल शॉक ये इनको ऊपर ना लगे, सोशल शॉक ना लगे और ये जो ट्रांज़िशन ये स्मूथली हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जस्ट एनर्जी ट्रांज़िशन में कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब की ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, मेजर प्रॉब्लम ना आए और हमारा ट्रांज़िशन भी हो जाए। हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ ट्रांसफर भी हो जाए। तो देखते हैं कि हम कौन-कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं और उनके ऊपर क्या-क्या एक थ्रेट रहता है जिसका वो चिंता कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो रहता है वो वर्कर्स है। जो पावर प्लांट कोल पावर प्लांट है या फिर जो ऑयल रिफाइनरीज़ है, उनमें जो वर्कर्स है, उनकी चिंता रहती है कि अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हमको हमारी जॉब जा सकती है। तो हम जो चाहते हैं जेईटी जो एज़ अ कॉन्सेप्ट है, ये एक यूएस का कॉन्सेप्ट है जिसको ईयू ने भी एडॉप्ट कर लिया है और धीरे-धीरे ये बाकी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी एडॉप्ट हो रहा है। इसमें ये चाहते हैं कि जो भी ऐसे वर्कर्स हैं जो ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल वाली इंडस्ट्री में डिपेंडेंट है, उनको एक ऑप्शंस दिया जाए कि आप अब इसकी ट्रेनिंग दी जाए, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो जॉब्स क्रिएट होने वाली है, रादर देन नए लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट करने की जगह जो ओल्ड वर्कर्स हैं, इन्हीं को ट्रेन करके इन्हीं को जॉब स्विच किया जाए, जिससे कि ये लोग स्मूथ जो ट्रांजिशन है, उसको स्मूथली अडॉप्ट कर सकें। दूसरा जो कम्युनिटीज़ है, जैसे कि किसी भी पावर प्लांट या किसी भी रिफाइनरी के सेटअप होने से वहाँ का जो लोकल कम्युनिटीज़ है, वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली बोथ साइड से इम्पैक्ट होती है। पॉजिटिवली इन द सेंस वहाँ का लोकल मार्केट काफ़ी अच्छा डेवलप होता है, वहाँ पे जो पैसा आता है, वहाँ पे काफ़ी सारे जो रेसिडेंट नए आते हैं, उनकी एक्सपेंडिंग पावर अच्छी रहती है, तो वहाँ पे बिज़नेस बढ़ता है। तो ये एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट है। अगर कोई फॉसिल पावर प्लांट अगर वो कम बहुत बंद होता है, तो वहाँ का जो लोकल इकोनॉमी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जो वहाँ का जो लोकल एटमॉस्फेयर है, वो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है, वो वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन हो जाती है, वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये दोनों जो इम्पैक्ट है, तो इन दोनों इम्पैक्ट को ध्यान में रख के वहाँ के कम्युनिटीज़ के फ़ेवर में हमको डिसीज़न लेना है। थर्ड है हमारा जो लोकल इकोनॉमी जैसा अभी हमने बताया कि वो इम्पैक्ट होती है, तो उसको भी ऐसा डिसीज़न लेना है हमको कि जिससे कि इनकी लोकल इकोनॉमी में डिसरप्शन ना होए, किसी भी एनर्जी ट्रांजिशन के कारण। जो लोकल ऑर्गेनाइज़ेशन ग्रुप है, जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट के लिए जो बताते हैं कि यार ये आपकी एक्टिविटी से पॉल्यूशन हो रहा है या फिर ये जो इमिशन हो रहा है इससे इस एनवायरनमेंट को ये खतरा है। तो उनको उनके लिए भी हमको जो एनर्जी ट्रांजिशन है, उसको स्मूथली उनको कंसिडर करके हमको डिसीज़न लेना पड़ेंगे। जो एनर्जी कंपनीज़ है जैसे हमारा रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, एनटीपीसी, आईओसीएल, ओएनजीसी, इन सब कंपनीज़ का मेजर रोल होना चाहिए एनर्जी ट्रांजिशन में जिससे कि इन कंपनीज़ का जो एक्जिस्टिंग बिज़नेस है, वो एकदम से खत्म ना हो जाए या फिर वो इस उनको स्मूथ ट्रांज़िशन का टाइम मिलना चाहिए। अदरवाइज़ ये कंपनीज़ काफ़ी लोगों का जॉब देती है और ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है हमारे इंडिया की इकोनॉमी में। तो इनका जो पावर सेक्टर वाला जो आर्म है या इनका जो फॉसिल फ्यूल वाला आर्म है, उसको बिज़नेस में स्मूथ ट्रांज़िशन मिले जिससे कि कोई भी हमको एक शॉक की तरह हमको ना मिले। एक लास्ट जो हमारा है गवर्नमेंट एजेंसीज़, अगर हम सडनली ट्रांज़िशन हो जाता है हमारा, तो हमारे पास गवर्नमेंट एजेंसीज़ के सामने 3 क्रिटिकल सिचुएशन आती है। पहला एनर्जी सिक्योरिटी मतलब हो सकता है कि रिन्यूएबल हमारा इतना इतना रिलायबल नहीं जितना कि हमारा फॉसिल फ्यूल रिलायबल है, तो उनके सामने है कि एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी अगर हमारे पास पावर नहीं रहेगा, तो हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी हमारी स्टेक पे आ जाएगी। तो नेशनल सिक्योरिटी और थर्ड है क्लाइमेट डेप्थ। अगर हम सडनली फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं, तो जो हमारा क्वांटम है, जो हमारा पावर का डिमांड है, उसके लिए हमको काफ़ी सारा फंड चाहिएगा, काफ़ी सारा हमको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम उसकी फाइनेंसिंग हम डेट से करते हैं, किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एजेंसी से हम डेट लेके करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो हमको इसको भी ध्यान ये एक 3 मेजर जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ फेस करती है। तो बेसिकली ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं और ये उनका कंसर्न होता है एनर्जी ट्रांजिशन को लेके। तो
इन सबको ध्यान में रख के हमको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, इन सबको ध्यान में रख के हमको इस ट्रांज़िशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो हम देखते हैं जो ये जस्ट एनर्जी ट्रांज़िशन है, इसको बेसिकली 4 पॉइंट में, 4 प्रिंसिपल्स में इसको एक समराइज़ किया गया है। रिकॉग्निशन मतलब हमको सबसे पहले एनर्जी ट्रांज़िशन में सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करना है कि सोसाइटी सफ़र करती है। कोई भी ट्रांज़िशन जब भी होता है तो सोसाइटी जो रहती है, वो सफ़र करती है। तो इसलिए उसको हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, आप सफ़र कर रहे हैं। आपकी सफ़रिंग के लिए हम हर एक बेस्ट बेस्ट कोशिश करेगी, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट या फिर जो भी वहाँ पे कम्युनिटी रहेगी, वो हर एक बेस्ट ट्राई करेगी कि आपकी जो सफ़रिंग है उसको कम कर सके या फिर एलिमिनेट कर सके। दूसरा, जो भी गेन्स हो रहे हैं या फिर जो भी हमारा बर्डन आ रहा है, जैसे कि वो एनवायरमेंटल बर्डन हो सकता है, इकोनॉमिक बर्डन हो सकता है और जो गेन है वो इकोनॉमिक गेन हो सकता है या फिर एनवायरमेंटल गेन हो सकता है। उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोसाइटी में। वो ऐसा नहीं होता है कि हमारा जो प्रॉफ़िट है वो सिर्फ़ कॉर्पोरेशंस का हो जाएगा और जो लॉस है वो पूरी सोसाइटी का हो जाएगा। जो भी अभी होता है वैसे, वैसा नहीं होना चाहिए इस ट्रांज़िशन में। हमको लॉस और बर्डन, प्रॉफ़िट और लॉस दोनों को हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये इसका एक सेकंड कोर प्रिंसिपल है। रिस्टोर द हार्म इसका मतलब ये है कि अगर कुछ डैमेज हो रहा है एनवायरमेंटली या फिर इकोनॉमिकली तो इंस्टेड ऑफ पनिशिंग ऑफेंडर्स हम पहले उसको रिस्टोर करना चाहिए हमको कि ये हार्म हुआ है जैसे कि कोई रिवर है वो पोल्यूट हो चुकी है या फिर कोई एयर पोल्यूशन वहाँ पे बहुत बढ़ गया है या फिर वहाँ पे किसी की जो फर्टाइल लैंड थी वो चली गई है। तो हमको उसको रिस्टोर करना पड़ेगा पहले, ना कि जिसने किया उसको पहले पनिशमेंट दे। सिर्फ़ पनिशमेंट सफिशिएंट नहीं है, उसका रिस्टोरेशन उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये उसका थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ है सोशल इंक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग मतलब ये जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, उसमें एक कोर कमिटी बन के उसने डिसीजन ले लिया। उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स जो आपने अभी बात की है, इन सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अच्छा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी एक एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनेगी, जिसमें कि हमको जो एनर्जी ट्रांजिशन होगा, वो स्मूथली हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को यूएन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें भी इसको अच्छे तरीके से एडॉप्ट किया गया है। पेरिस जो को हमारा सीओपी हुआ था 21 उसमें भी इस चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इस चीज़ को अच्छे से एडॉप्ट किया है कि ये चीज़ होनी चाहिए और इन सब स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इन तीनों ने मिलके बेसिकली एक पार्टनरशिप बनाया है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। तो इस पार्टनरशिप में जो की कंट्रीज़ है, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर जो 2 टारगेटेड कंट्रीज़ है, उनको सपोर्ट करती है, उनका जो डिकार्बोनेशन एफर्ट है, उसमें और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। तो ये उस पार्टनरशिप का मेन की एम है। आइए हम इसका देखते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है और जैसे हम जानते हैं कि इंडिया के बारे में अगर हम थोड़ा-सा ध्यान दें, जो जो इंडिया की जो फॉसिल कैपेसिटी है, वो ऑलमोस्ट 50 से 60% का हमारा जो प एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो फॉसिल फ्यूल से आता है। तो हम देखें कि इतनी बड़ी कैपेसिटी को सडनली हम रिन्यूएबल पे या फिर जो लो इमिशन जो हमारा सोर्सेस है, उस पे करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये हमारी फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, इसको हमको धीरे-धीरे कैटर करना पड़ेगा और ये स्मूथली होना चाहिए। अदरवाइज़ हमारा एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ सकता है। ऐज प्रोफाइल, बेसिकली ऐज का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पावर प्रोजेक्ट अगर सेटअप होता है, तो उसकी एक सर्टेन ऐज होती है, 25 ईयर, 30 ईयर, 45 ईयर्स। तो अगर अभी हमारा जो अगर हम इंडिया की बात करें, तो ऐसी कंडीशन है कि बहुत सारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी ऐज जो है, वो अभी भी 15 टू 20 ईयर्स बची हुई है। मतलब जो उनकी डिज़ाइन एज है, अभी भी 15 से 20 साल बची हुई है। तो हम अगर अभी से ट्रांज़िशन करते हैं, तो जो हमने पहले इन्वेस्टमेंट किया है, वो किसी वर्थ का नहीं रहेगा। अब उसको भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं और जो पेमेंट होता है, वो ईयरली होता है। तो अगर हम अभी से ट्रांज़िशन चले जाएँगे, तो उस पावर प्रोजेक्ट्स को पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक इकोनॉमिक डिसरप्शन हो जाएगा। बैंक्स काफ़ी सारे जिन्होंने डेट दे के रखा है, वो उनका एनपीए बन जाएगा। वो एक इकोनॉमिक हमारा काफ़ी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये एक सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है। तीसरा है ओनरशिप स्ट्रक्चर। ओनरशिप स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो पावर प्लांट या पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली 3 तरीके से ओन किए जाते हैं। पहला होता है स्टेट का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट होता है, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर ओन करते हैं जैसे अडानी हो गया और यूनियन मतलब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। स्टेट मतलब हमारा जो इंडिविजुअल स्टेट्स ओन करते हैं। तो इन सब में भी काफ़ी वेरिएशंस आते हैं। हर पावर प्रोजेक्ट्स की जो डिज़ाइन जो पैरामीटर्स होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं। तो ये भी एक ट्रांज़िशन में एक बहुत बड़ा हर्डल होता है क्योंकि ओनरशिप काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है। चौथा है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इसका मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन हो रही है पावर की वर्सेस जो एफिशिएंसी मतलब किसकी कितनी एफिशिएंसी और कौन कितनी कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये भी बहुत बड़ा हमारा एक कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी इस एनर्जी ट्रांजिशन में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइनेंसिंग।
फ्रेमवर्क मतलब जो ओन किए जाते हैं या फिर जो बनाए जाते हैं और उसमें 2 मॉडल बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। एक होता है स्पेशल पर्पज़ व्हीकल या फिर स्पेशल पर्पज़ एंटिटी। ये कंपनीज़ होती है जो कि एक कोई पेरेंट कंपनी होती है वो बनाती है ताकि वो उसके प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके। जिससे कि मेन जो कंपनी है वो फाइनेंशियली आइसोलेट हो सके। और दूसरा होता है नॉर्मल पेरेंट कंपनी बैलेंस शीट मतलब जो एक कंपनी है उसी ने खुद का पैसा लगा के खुद के अंदर ही पावर प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये एक बेसिकली फाइनेंसिंग का तरीका है। जो फा लास्ट हमारी कॉम्प्लेक्सिटी वो है एनर्जी सिक्योरिटी। हमको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका एज हो चुका है। जितना हमारा क्वांटम निकल रहा है, उतने ही क्वांटम को हमको किसी भी तरीके से ऐड करना पड़ेगा। वो चाहे हमारा हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज़ से हो या फिर हमारा फॉसिल फ्यूल सोर्सेज़ से हो, बट हमको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। तो अब ये हमारे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जो हम रिसेंटली इसको फेस कर रहे हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।